गुड मॉर्निंग। आइए आज के लेक्चर को आरंभ करते हैं हम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ ब्रांड न्यू यूनिट ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट 1930, यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो है वो बहुत ही छोटी और बहुत ही स्कोरिंग यूनिट है। आराम से आप उसे करेंगे तो भी ये 1-1.5 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, देखिए सेल ऑफ गुड एक्ट कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स दो टाइप के होते हैं, एक सेल और एक एग्रीमेंट टू सेल। कहां पर ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है? सेल। कहां पर ओनरशिप विल बी ट्रांसफर्ड इन फ्यूचर? दोनों ही जो आपके सेल और एग्रीमेंट टू सेल है उसके अंदर हम बहुत सारी शर्तें लगा देते हैं, बहुत सारी शर्त लगा देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। कई बार सेलर खुद बड़ी बड़ी डिंगे हाँकता है कि ऐसा है, वैसा है, ये है मेरे प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो ये जो सेलर अलग अलग टाइप की रिप्रेजेंटेशंस दे रहा है, अलग अलग टाइप के दावे कर रहा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरे होने जरूरी है या नहीं है, इसी को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जितनी रिप्रेजेंटेशन सेलर देता है, जितनी रिप्रेजेंटेशन सेलर देता है और जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रेलिवेंट होती है वो सारी, ठीक है, स्टिपुलेशन कहलाती है। जितनी रिप्रेजेंटेशन सेलर देता है, दावे करता है कि मेरा गुड ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलिवेंट है, इंपॉर्टेंट है, उनको हम स्टिपुलेशंस बोलते हैं। स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त। ठीक है, स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त जो कॉन्ट्रैक्ट में लगी है और वो शर्त पूरी होनी आवश्यक है। अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई, अगर वो शर्त पूरी नहीं हुई तो हम कहेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच हुआ है। ठीक है, अब ब्रीच किसका हुआ है वो देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि ब्रीच कंडीशन का हुआ है या ब्रीच वारंटी का हुआ है। अगर ब्रीच हुआ है कंडीशन का तो हम कहेंगे कि ऐसी स्टिपुलेशन का, एक ऐसी शर्त का उल्लंघन हुआ है जो इसेंशियल थी टू द मेन पर्पज। और अगर ब्रीच एक ऐसी स्टिपुलेशन का हुआ है जो वारंटी है तो हम कहेंगे कि वो कोलैटरल थी टू द मेन पर्पज। जो स्टिपुलेशन इसेंशियल हो, अगर वो पूरी ना हो, वो दावा पूरा ना हो, वो सेलर का दावा पूरा ना हो, तो कॉन्ट्रैक्ट करने का वेरी पर्पज ही हार जाए, कॉन्ट्रैक्ट करने का मुख्य पर्पज ही डिफीट हो जाए, ध्वस्त हो जाए, तो उसको हम कहेंगे कंडीशन। और उस स्टिपुलेशन के टूटने से ना केवल बायर डैमेज क्लेम कर सकता है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करके रिफंड भी ले सकता है और दोनों काम भी किए जा सकते हैं। ठीक, तो ऐसी स्टिपुलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इसेंशियल थी टू द मेन पर्पज, वो टूट गई तो फिर बायर को महाधिकार मिल जाएंगे। वो चाहे तो गुड्स को रिफंड कर दे और अपने पैसे रिफंड मांग ले, चाहे तो गुड्स को अपने पास रख के डैमेज ले ले, और चाहे तो गुड्स को रिटर्न भी कर ले प्लस डैमेज भी ले ले, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस कि उसको कितना नुकसान हुआ है। ठीक, अब ये जो स्टिपुलेशन है ये किसके लिए गले की फांस बन गई? सेलर के लिए या बायर के लिए? सेलर के लिए। तो सेलर दावे सोच समझ के करे। ठीक है, सेलर ऐसे ही दावे करे जो पूरे किए जा सके, ऐसे दावे ना करे जो पूरे किए ना जा सके। ठीक है, तो हमेशा आपको अपना दावा ठोकने से पहले, अपनी रिप्रेजेंटेशन देने से पहले तौल लेना चाहिए कि क्या वो पूरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और अगर आपने ऐसी स्टिपुलेशन दे दी जो मेन पर्पज के लिए इसेंशियल और बायर ने गुड खरीदा ही इस वजह से है, ठीक है, और कल को वो पूरी नहीं होती तो फिर बायर ना केवल गुड्स को रेपुडिएट कर सकता है, रिफंड कर सकता है और अपना पैसा उल्टा मांग सकता है, बल्कि डैमेज भी ले सकता है और दोनों चाहे तो दोनों भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस। ठीक, चलिए, वारंटी क्या होती है? एक ऐसी शर्त जो इसेंशियल थी या कोलैटरल थी। सबसे पहले तो ये पूछेगा, तो आप क्या कहोगे? वारंटी कोलैटरल। कोलैटरल का मतलब सहायक या मुख्य? सहायक। मेन पर्पज में सहायक थी, होती तो बहुत ही अच्छी बात होती है चीज पूरी, नहीं भी हुई तो मेन पर्पज डिफीट नहीं हुआ, इसलिए बायर कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता। क्योंकि रेपुडिएट नहीं कर सकता तो दोनों काम तो फिर बिल्कुल ही नहीं हो सकते। ठीक है, तो वो सिर्फ क्या ले सकता है? डैमेज। ठीक, दोनों के बीच में डिफरेंस वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको बोलना है एक तो ये डिफरेंस
कि दिस इज एसेंशियल टू द मेन पर्पज एंड दिस इज कोलैटरल टू द मेन पर्पज। और फिर बायर के अधिकार, अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन हो तो और ब्रीच ऑफ वारंटी हो तो। क्लियर है? बायर चाहे तो कंडीशन टूटने के केस में गुड्स को रिटर्न करने की बजाय गुड्स को रखकर सिर्फ डैमेज लेना चाहे तो ले सकता है। अगर गुड्स के ऊपर कोई इसेंशियल कंडीशन थी, वो टूट गई, सेलर ने पूरी नहीं की, और बायर ये चाहता है कि मैं तो सिर्फ डैमेज लूंगा, मैं दोनों नहीं लूंगा, तो क्या बायर गुड्स को रिटेन कर गुड्स को रिफंड ना कर सिर्फ डैमेज ले सकता है? बिल्कुल। अगर बायर ऐसा करता है तो उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन को क्या ट्रीट कर लिया, जैसे कि वो ब्रीच ऑफ वारंटी हो। तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को तो बायर ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है, लेकिन क्या वो ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट कर सकता है और कह सकता है मैं तो गुड्स को रिफंड मारूंगा? नहीं। ठीक है, मान लीजिए आपने हाई क्वालिटी की शुगर मंगाई और जिसका रेट होना चाहिए था 625 रुपी पर बैग, और ये जो चीज थी कि 625 रुपी पर बैग की शुगर होनी चाहिए, ये आपने पहले ही बोल दी थी कि ये इसेंशियल है, मुझे वही क्वालिटी की शुगर चाहिए, मेरा ग्राहक वही खरीदता है। आपने 625 रुपए, ठीक है, पर बैग वाली शुगर मंगाई, सेलर ने क्या किया, लो क्वालिटी की शुगर भेज दी 600 रुपए पर बैग वाली। आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो वो शुगर रिटर्न करके अपना रिफंड ले लो, चाहे तो शुगर को रिटेन कर लो और क्या कर लो, डैमेज ले लो। शुगर को आप रिटेन करके 25 रुपए पर बैग की डैमेज ले लो, क्योंकि गुड्स आपके पास लो क्वालिटी का आया है, तो रेट आप 625 पे करो या 600 पे करो, 600 पे करो, और अगर आपने 625 पे कर दिया था तो 25 रुपए का रिफंड मांग लो। ठीक, और चाहे तो आप उस शुगर को वापस लौटा के जो भी ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे आपके लगे वो भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक, लेकिन अगर आप ये चाहो कि ना पड़ी है, आ तो गई, चलो शुगर पड़ी है, 25 रुपए पर बैग का रिफंड दे दे बस, तो बायर ऐसा कर सकता है क्या? हाँ, वहां पर उसने ब्रीच ऑफ कंडीशन का ट्रीटमेंट कैसे कर दिया, जैसे कि ब्रीच ऑफ वारंटी हो, तो बायर कैन डू सो। ठीक, लेकिन जहां पर ब्रीच ऑफ वारंटी थी और बायर के पास सिर्फ एक ही अधिकार है, तो क्या वो 3 अधिकार ले लेगा? नहीं। ठीक, ये तीसरा डिफरेंस है कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को तो ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है, बट ब्रीच ऑफ वारंटी को ब्रीच ऑफ कंडीशन ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो आपके मॉड्यूल में 3 डिफरेंस थे, तीनों मैंने कंप्लीट कर दिया आपके। चले आगे, आइए। उसके बाद है कि कहां कहां, सेक्शन 13 पढ़ रहे हैं अब हम, कहां कहां ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। व्हाट आर दो सर्कमस्टांसेस वेयर द ब्रीच ऑफ कंडीशन कैन बी ट्रीटेड एज द ब्रीच ऑफ वारंटी। देखिए, वेयर बायर एब्सोल्यूटली वेव कंडीशन विच वाज इसेंशियल टू द मेन पर्पज। बायर ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद सेलर ने एक दिन उसको रिक्वेस्ट की कि ये जो मेन कंडीशन है ना, इसको हटा लीजिए, और बायर ने सेलर की बात मान ली, और बायर ने क्या किया, सेलर के ऊपर जो इसेंशियल कंडीशन लगा रखी थी ना, वो हटा दी। एक बार बायर ने सेलर के ऊपर से वो कंडीशन हटा दी, क्या अब बायर दोबारा उसको अपनी मनमर्जी से लगा पाएगा? कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। ठीक है, एक बार आपने अगर अपना कोई अधिकार छोड़ दिया तो आप उसको पुनर्प्राप्त नहीं कर पाओगे जब तक सेलर राजी ना हो। ठीक है, तो उस टाइम आप चौधरी पाके बोले कि जरूरत नहीं है, ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं मानूंगा, वेव कर दिया आपने। वेव का मतलब क्या होता है? छोड़ देना। अब आप चौधरी जी बनी गए और आपने अपना अधिकार छोड़ दिया, तो अब ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ कंडीशन के तौर पे ट्रीट किया नहीं जा सकता। ठीक, क्लियर? दूसरा है कि जब ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ, एक्चुअली ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ, उसको ट्रीट कर लिया एज ब्रीच ऑफ
वारंटी किसने ट्रीट किया? ये सब बायर ने। तुमने एक कार डीलर से जाकर कार के लिए बोला और कहा मुझे एक ऐसी कार चाहिए जो कि टूरिंग पर्पज के लिए हो, जिसको मैं टैक्सी ऑन हायर के तौर पे चलाऊं और उसके लिए वो फिट हो। सेलर ने कहा आप बताइए। बायर ने कहा मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपके ही भरोसे हूं। बायर ने सेलर को क्या कहा? मैं आपके ही भरोसे हूं। सेलर ने उसे कहा कि तुम मारुति रिट्ज ले ले, और उसने मारुति रिट्ज ले ली। बाद में उसको पता चला कि ये टूरिंग पर्पज के लिए नहीं है, तो घरेलू पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए है, ये कोई टूरिंग पर्पज की कार नहीं है। तो क्या वो उस कार को रिफंड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है और पूरे पैसे वापस ले सकता है? यस। क्यों? क्योंकि यहां पर बायर ने सेलर को अपना मेन पर्पज बता दिया था, और सेलर ने जब ये कहा कि आप बताइए, तो बायर ने क्या कहा? मैं तो आपके ऊपर ही निर्भर हूं, डिपेंडेंट हूं, मुझे नहीं पता। और वहां पर सेलर ने, ठीक है, बायर को फिर कहा कि ये वाली कार खरीद ले, और वो उस पर्पज के लिए फिट थी नहीं। तो बायर वहां पर चाहे तो उस कार को रिटर्न करके पूरे पैसे वापस ले सकता है, अगर वो ये सब साबित कर दे तो। चले, लेकिन अगर बायर चाहे तो उस कार को पड़ी भी रहने दे सकता है, और जो उसको नुकसान हुआ हो उसको ले सकता है। तो बायर ब्रीच ऑफ कंडीशन को चाहे तो ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट कर सकता है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका पहला और दूसरा पॉइंट हो गया। वेयर द बायर ऑल टुगेदर वेव द परफॉर्मेंस ऑफ द कंडीशन। ठीक है, उसके नीचे लिख लीजिए वंस वेवर गिवन इट कैन नॉट बी टेकन बैक। वंस वेवर गिवन, वंस वेवर गिवन इट कैन नॉट बी टेकन बैक। इसको वापिस नहीं लिया जा सकता। यानी एक बार अगर आपने अपना अधिकार छोड़ दिया मिस्टर बायर, तो आप अब दोबारा उस अधिकार को अपने आप प्राप्त नहीं कर सकते, गया वो। चलिए जी, सेकंड है वेयर द बायर इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज द ब्रीच ऑफ वारंटी, दैट इज टू से ही क्लेम ओनली डैमेजेज रेदर देन रेपुडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, उसने सिर्फ डैमेज ले ली और कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं किया, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन को उसने क्या ट्रीट कर लिया? एज ब्रीच ऑफ वारंटी। चलिए जी, ये शुगर वाला एग्जांपल दे रखा है इसने, अच्छा एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। जहां पर कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेपरेटेबल है, जहां पर कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेपरेटेबल है और आपने पार्ट डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया बिना कुछ बोले, पार्ट डिलीवरी एक्सेप्टेड विदाउट रेजिंग एनी ऑब्जेक्शन। कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेपरेबल था, जुदा नहीं हो सकता, और आपने पार्ट डिलीवरी को एक्सेप्ट कर लिया बिना कोई ऑब्जेक्शन उठाए। बताइए अब आप रेस्ट ऑफ गुड को रिजेक्ट कर सकते हो क्या? कैसे करोगे? जब आपके पास, हाँ, जब आपके पास पार्ट डिलीवरी आई और आपको देखा आपने कि गुड्स जैसा आपने मंगवाया वैसा नहीं है, तो आपको ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था, नहीं उठाना चाहिए था? चुप रहे, चुप्पी बड़ी खतरनाक होती है। ठीक है, चुप रहे, कुछ नहीं कहा, गुड्स ले लिए, यूज कर लिए अपने बिजनेस में, क्या कहूं? ऑब्जेक्शन है या नो ऑब्जेक्शन? बस खत्म, ब्रीच ऑफ कंडीशन। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा आप क्या ले सकते हो? भाव का डिफरेंस, यानी ऑर्डिनरी डैमेजेज। फोर्थ पॉइंट, वेयर द फुलफिलमेंट ऑफ एनी कंडीशन और वारंटीज एक्सक्यूज्ड बाय लॉ। एक्सक्यूज्ड बाय लॉ का मतलब क्या होता है कि लॉ की वजह से आप उस कंडीशन को पूरा नहीं कर पा रहे। सेलर जो है वो अपनी मनमर्जी से नहीं तोड़ रहा कंडीशन को, लॉ बदल गया कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद बट परफॉर्मेंस से पहले, जिससे कि अब उस कंडीशन को लॉफुली पूरा नहीं किया जा सकता, और सेलर ने कहा मैं उसको पूरा। तो क्या आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते हैं? नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऑफलाइन बैच का वादा था, कोरोना लग गया, मैंने थोड़ी गलती है कोई। ठीक है, उस केस में अगर आप 1 महीने भी क्लास लगा गए, 15 दिन भी क्लास लगा गए ऑनलाइन,
तो वहां पर ये हो गया कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट नॉन सेपरेबल था और आपने पार्ट डिलीवरी ले ली और आपने जब ऑनलाइन क्लास लगाई तो कुछ ऑब्जेक्शन उठाया, नहीं उठाया? नहीं उठाया। तो आप रेस्ट ऑफ क्लासेज के लिए ऑब्जेक्शन उठा नहीं सकते। आप 4 महीने बाद कहो जी हमें तो ऑनलाइन क्लास समझ में नहीं आ रही, हमारे पैसे उल्टे दो, हु विल रिफंड? नो वन। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए, एक्सक्यूज्ड बाय लॉ, ठीक है, उसके अंदर आपका यही आ जाता है कि अगर लॉ की वजह से कुछ ऐसा हो गया जिससे कि वो पर्टिकुलर कंडीशन पूरी नहीं हो सकती तो आप सेलर को दोषी ठहरा नहीं सकते। ठीक है, क्लियर है? चल, उसके बाद आता है इस चैप्टर का सबसे मेन कंटेंट, इंप्लाइड कंडीशन, इंप्लाइड वारंटी। आपको पता है सेलर और बायर जो होते हैं वो एक दूसरे से क्या चाहते हैं? सेलर तो ये सोचता है कि बायर से जितने ज्यादा पैसे ले लूं उतने कम। बायर ये सोचता है सेलर फ्री में गुड़ दे दे। ठीक है, दोनों तेज हैं। ठीक है, दोनों का जो वे ऑफ थिंकिंग है, ठीक है, वो अलग होना ही है क्योंकि दोनों अलग अलग पार्टीज हैं। ठीक, दोनों का पार्टी बिल्कुल अलग है। तो सेलर और बायर की थिंकिंग जो है वो मैच नहीं होती, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट होने लाजमी है। ठीक, अब दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट हो गया, मामला कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट किसका साथ दे? कोर्ट भी कंफ्यूज हो जाती है कि भी दुकानदारों का साथ भी देना जरूरी है और कंज्यूमर की रक्षा करनी भी जरूरी है। बट कंज्यूमर का हम अगर इंटरेस्ट देखेंगे और प्रोड्यूसर्स का इंटरेस्ट नहीं देखेंगे तो मार्केट खराब हो जाएगी। ठीक है, मार्केट में कोई दुकान जल्दी से खुलेगी नहीं, फैक्ट्री नहीं खुलेगी, वैसे ही मेड इन इंडिया गुड़ नहीं बनते और नहीं बनेंगे फिर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ध्यान तो आपको एम्प्लॉयर्स का भी रखना पड़ेगा ना, एंटरप्रेन्योर्स का भी। तो वहां पर एक बहुत ही शानदार रूल यूरोप से निकला, फिर पूरे वर्ल्ड में छा गया, रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बीवेयर। भी मैं सामान बेच रहा हूं, तुम खरीद रहे हो, कल को सामान खराब निकल गया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। तुमने जब सामान खरीदा था तो आंखें फोड़ ली थी या दिमाग के अंदर भूसा ठूस लिया था? कुछ नहीं था, नॉर्मल थे, तो तुमने देख के गुड़ क्यों नहीं लिया? ठीक है, मेरी शॉप से दिए लेने आया, संयम ले गया, थोड़ी देर में कहा ये उल्टे ले लो वापिस। मैं क्यों? कहता ये झड़ा हुआ है इधर इधर से। मैं कहूंगा कि क्या पता तू ही झाड़ के लाया हो। ठीक है, बोले लक्ष्मी मां नाराज हो जाएगी। मैं मैं नाराज हो रहा हूं, उसकी चिंता नहीं, लक्ष्मी मां की बड़ी चिंता है। ठीक है, कहता है ये देखो यहां से जड़ा हुआ है। मैं उल्टा नहीं लेता। ये कोर्ट में चला गया, कोर्ट इसका साथ देगी या नहीं देगी? बिल्कुल नहीं देगी। जब आपने दिया लिया तो देख के लेना चाहिए था। ठीक है, ऐसे ही वो अरविंद की बीवी, वो सिंगाड़े ले गई और फिर कहती है ये सिंगाड़ा ना उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था जितना मैंने सोचा था। मैं कहा बेटा तू तो ये सोचे कि सोने का होना चाहिए। ठीक है, दाम तू दे रही है मेरे को पीतल का, ठीक है, तो वो सोना थोड़ी निकलेगा। कहती है सर ये सिंघाड़े उल्टे ले लो और पैसे उल्टे दे दो। मैं कहा भाई दुकान में सामान बेचने के लिए बैठा हूं, सुबह से पसीने में बह के रेडी पे लगा के बेच रहा हूं सिंघाड़े, और तू कह रही उल्टे ले लो। मैं तो नहीं लेता। कोर्ट में चली गई, जीत के आएगी हार के आएगी? हार के आएगी। सिंघाड़े लेने से पहले सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था। कोई बात नहीं, जो भी है वो डैमेज लेना चाह रही। सिंगाड़े तो खा लिए उसने, थोड़े अरविंद को खिला लिए, थोड़े खुद खा लिए। ठीक है, अब डैमेज क्लेम करने के चक्कर में है वो मेरे से, तो नहीं ले पाएगी वो, क्योंकि ना ये कंडीशन है ना वारंटी है। ठीक, लेट द बायर बीवेयर का रूल कहता है कोई कंडीशन नहीं, कोई वारंटी नहीं, बायर को क्या होने दो? बीवेयर, अवेयर। ठीक है, जो सामान तुम खरीद रहे हो आंखें फाड़ फाड़ के देखो, 4 बार देखो, 1000 बार देखो, बिका हुआ सामान वापिस नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गई बात? ये लेट द बायर बीवेयर का रूल है। किस किस के घर में शॉप है, मतलब किन के घर में दुकानें हैं, ले लेते उल्टा सामान ना, कई बार गुडविल बनाने के लिए। लॉफुली तो कोई आप बाउंड नहीं हो, ठीक है, लॉफुली आप बाउंड नहीं हो, लेकिन कुछ केसेज में आपको लॉफुली भी बाउंड होना पड़ सकता है। ठीक है, उनको हम क्या बोलेंगे? कैविएट एम्प्टर या एक्सेप्शंस टू द कैविएट एम्प्टर। एक्सेप्शंस टू द कैविएट एम्प्टर। कैविएट एम्प्टर जो है और उसके एक्सेप्शंस जो हैं
वो सेक्शन 14, 15, 16, 17 में है। ठीक है, ये हमें पढ़ने हैं। इनके अंदर हम कैविएट एम्प्टर और उसके एक्सेप्शंस को डील करेंगे। जनरल रूल इज लेट द बायर बीवेयर, ठीक, बायर को बीवेयर होने दो, लेकिन एक्सेप्शनल केसेज में बायर केस जीत जाएगा। ठीक, तो अब हम वो एक्सेप्शनल केसेज डिस्कस कर रहे हैं, कैविएट एम्प्टर के रूल को डिस्कस नहीं कर रहे। देखिए, दो टाइप की कंडीशंस हो सकती है, एक एक्सप्रेस कंडीशंस, एक इंप्लाइड कंडीशंस, और दो टाइप की वारंटी हो सकती है, एक एक्सप्रेस वारंटीज और एक इंप्लाइड वारंटीज। इनमें से कौन सी ऐसी है कंडीशन वारंटी, कोई भी, जो बायर सेलर ने आपस में डिस्कस करके फिक्स की है? एक्सप्रेस कंडीशन एंड एक्सप्रेस वारंटी, ये वे हैं जो बायर सेलर ने आपस में डिस्कस की, सेलर और बायर ने एग्री किया बिफोर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, और अब इनको फुलफिल करना ड्यूटी बनती है सेलर की। ठीक, क्योंकि ये दोनों के बीच में साफ साफ डिस्कस हुई थी। एक्सप्रेस कंडीशन या वारंटी आप क्या लगा सकते हो? कुछ भी। कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले आप कोई भी शर्त लगा सकते हो, दोनों की आपस में सहमति बने तो कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ना बने तो ना करो। जैसे कि ये योगेश मेरे से गाय लेने आया, बोले ऐसी होनी चाहिए जो दिन का 100 लीटर दूध दे। मैंने कहा बेटा ऐसी है 200 लीटर देगी, तू भी स्वाद ले। ठीक है, कहता है सर 100 लीटर देगी ना। मैं कहा लिख के एग्रीमेंट कर ले। और फिर मैंने इसको गाय सप्लाई की जो इसको 250 लीटर दूध देती है। बताइए, कॉन्ट्रैक्ट वैलिडली डिस्चार्ज या कोई लोचा है इसमें? गाय दी उसने, 2 दिन तो दिया इसको 250 लीटर, तीसरे दिन मारी इसके लात खिंचा के, बोली बगले यहां से। ठीक है, और उसके बाद वो देती है मुश्किल से 2 लीटर दूध, कोई इंजेक्शन लगा दिया था मैंने उसके। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब बताओ क्या ये गाय को वापस दे के जा सकता है? हाँ, यहां पर गाय 100 लीटर दूध दे, इट वाज कोलेटरल या मेन? इट वाज एसेंशियल टू द मेन पर्पज, और उसका ब्रीच हुआ है, और आपस में दोनों पार्टीज कुछ भी डिस्कस कर सकती है। ठीक है, मान लो मैंने गारंटी पास बैच निकाल दिया और मैंने कहा कि जो नॉर्मल बच्चे हैं उनकी फीस है इतनी 1 लाख रुपए, और जो गारंटीड पास बच्चे हैं उनकी फीस है 3 लाख रुपए। गारंटीड बैच निकाल दिया। ठीक, तो क्या हम ऐसा बैच निकाल सकते हैं? निकालो, क्या दिक्कत है उसमें? कल को अगर बच्चा सी इंटर पास नहीं होता तो फीस आपको क्या करनी पड़ेगी? रिफंड। कितनी रिफंड करनी पड़ेगी वो भी आप लिख सकते हो गारंटीड बैच के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? उसमें होता क्या है, उसमें बच्चे को हम सेम फीस में 3-4 अटेम्प्ट तक की कोचिंग फ्री दे देते हैं कि आप फेल हो गए तो दोबारा कोचिंग लगा लो, फेल हो गए तो दोबारा कोचिंग लगा लो, अलग से पैसे आपके नहीं लगेंगे। ठीक, और कल को ठीक है वो बच्चा फिर भी पास नहीं होता तो उसमें एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट उसको रिफंड हो जाता है, उसको गारंटीड बैच बोल देते हैं। तो ये बायर सेलर के आपस की अरेंजमेंट है, वो कुछ भी कर सकते हैं, सरकार को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप व्यापार को खुला छोड़ो या टांग अड़ाओ, सारे दिन खुला छोड़ो तभी व्यापार होएगा। ठीक, आप व्यापार में सारे दिन टांग अड़ाओगे, ये मत करो ये मत करो ये मत करो, तो व्यापारी और फिर कस्टमर दोनों ही बिदक जाएंगे। बिदकने का मतलब समझते होगे, उछल जाएंगे, इधर उधर हो लेंगे वे। ठीक है, चले, तो आपको ओपन मार्केट छोड़ना चाहिए। जितना मार्केट ओपन होगा उतना ही मार्केट ग्रो करेगा या नहीं करेगा? बढ़िया ग्रो करेगा। लेकिन कुछ शर्तें ऐसी है जो पार्टीज आपस में फिक्स ना करे तो भी लगेगी, उनको बोलेंगे इंप्लाइड कंडीशन एंड इंप्लाइड वारंटी। कुछ शर्तें ऐसी है जो अगर कुछ नहीं कहा तो भी अपने आप लग जाएगी। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? दीज आर फिक्स्ड बाय द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, फिक्स बिटवीन द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, इंपोज्ड बाय लॉ। क्या बोलेंगे? बस यही लाइन एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है। आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय इंप्लाइड कंडीशन, तो आपको लिखना है इट इज सच अ कंडीशन विच इज इंप्लाइड बाय लॉ, इंपोज्ड बाय लॉ, प्रिज्यूम्ड बाय लॉ टू बी प्रेजेंट इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक, ये कहने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन।
मेरे और नवीन के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि भी मैं नवीन को आलू सप्लाई करूंगा, ठीक है। 1500 टन आलू का हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गया, रेट फिक्स हो गया 20 रुपए पर केजी, और उसको फिर मैं 1500 टन और टन को मैं केजी में कन्वर्ट कर लूंगा और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ऐसे निकल आएगा, ठीक है। तो 1500 टन आलू देने हैं मुझे। मैंने क्या किया, इसको 1500 टन आलू की बजाय 1500, ठीक है, टन प्लास्टिक की बॉल्स भेज दी। बताइए, ही इज बाउंड टू टेक। मैंने इसको 1500 टन आलू की बजाय 1500 टन नींबू भेज दी, ही इज बाउंड टू एक्सेप्ट। क्यों? बोले कहने की थोड़ी जरूरत है, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए सर आपको कि जब आलू मंगाए हैं तो क्या दोगे, आलू ही दोगे। बोले कहा तो नहीं कि आलू नहीं दोगे तो कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग इन द कोर्ट ऑफ लॉ कि जज साहब इसने कब कहा कि आलू नहीं आए तो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर दूंगा मैं, ये तो कहा ही नहीं इसने, तो ये मेन पर्पज नहीं था, ये इसेंशियल नहीं था। तो जज क्या कहेगा, बेटा ये इंप्लाइड है कि जब आलू का एग्रीमेंट हुआ तो क्या देने हैं, आलू ही देने हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये कहने की जरूरत है एग्रीमेंट में साफ साफ या इंप्लाइड है कि आलू का एग्रीमेंट हुआ है तो क्या देने हैं, आलू ही देने हैं, ठीक है। डन? सही बात है दीपक? चलो, ऐसे ही सैंपल, बोला आलू सैंपल से लूंगा, बड़े बड़े आलू दिखाए, इतने बड़े, बोला हाँ यही चाहिए, ठीक है। और जब इसको गाड़ी भेजी उसमें इत्तू इत्तू कचरी कचरी आलू की बीवी भेज दी ठीक है। तो देखो वहां पर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता अगर इसने सैंपल देख के माल खरीदा था तो? अगर इसने सिर्फ आलू बोला होता तो मैं कैसा ये आलू भेजूं, लेना पड़ता। लेकिन अगर इसने सैंपल देख लिया था और सैंपल के अकॉर्डिंग इसने ऑर्डर लगाया था, तो क्या मैं जो बल्क भेज रहा हूं क्या वो सैंपल से मैचिंग होना चाहिए? कहने की जरूरत है, ये बात साफ साफ लिखने की जरूरत है या इंप्लाइड है? ये तो कॉमन सेंस की बात है मिस्टर अंकुर। चले आगे। उसके बाद ऐसे ही बहुत सारी और भी कंडीशन है, जैसे कि एज टू डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैंपल। मैंने इसको सैंपल में क्या किया, मैंने इसको सैंपल में माल्टा दिखाए, फ्रूट माल्टा फ्रूट दिखाया। और माल्टा फ्रूट की खास बात होती है, कौन से फ्रूट से बहुत मिलता जुलता है ये? ऑरेंज से भी ज्यादा मौसमी से, ठीक है। स्ट्रीट लाइम से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, तो मौसमी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। और इसकी जूस की दुकान है, बहुत बड़े लेवल की जूस की दुकान है, जैसे BTW टिक्की वाला है ना, ऐसे कई हजारों करोड़ का टर्नओवर है इसका, ठीक है। तो इसने मेरे से माल्टा देख के ये सोचा है मौसमी है, और मैंने भी इसको यही आभास कराया कि ये मौसमी है, ठीक है। और इसने मेरे से 1 करोड़ टन माल का ऑर्डर दे दिया और मैंने इसको माल्टा सप्लाई कर दिए जो बिल्कुल सैंपल से मैच कर रहे हैं। सैंपल मैंने इसको माल्टा का ही दिखाया था, क्या बोल के, ये मौसमी है। तो वहां पर क्या मेरा गुड सैंपल से तो मैच कर रहा है, बट मैंने क्या बोल के बेचा है, मौसमी, और एक्चुअली में है क्या वो, माल्टा। डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं कर रहा, तो क्या बायर गुड्स को लेने से मना कर सकता है? यस, ठीक है। तो ये बायर और सेलर के बीच की प्रैक्टिकल बातें हैं सारी की सारी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। करें स्टार्ट। आइए पहली इंप्लाइड कंडीशन पर आइए बेटा। इंप्लाइड कंडीशन एज टू टाइटल। सेलर जो गुड्स बेच रहा है उनका टाइटल बैड होना चाहिए या महाबैड होना चाहिए? गुड होना चाहिए, ठीक है। सेलर जो आपको माल बेच रहा है वो चोरी के होने चाहिए, डकैती के होने चाहिए? अच्छा, मतलब लॉफुल टाइटल वाले माल बेचूं ना, ऐसा तो नहीं हो किसी और का चुरा के बेचूं। चलो, तो नवीन मेरी शॉप में आया, और मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा ये ले
तेरी बीवी के लिए चेन ले जा, सोने की चेन, खुश हो जाएगी दिवाली पे। और मैंने इसको एक गोल्ड, ठीक है, नेकलेस दिखाया, गोल्ड चेन दिखाई, जो एक्चुअली में मेरे चेले दीपक ने, ठीक है, हाँ हाँ, मेरे चेले दीपक ने, ठीक है, चेन स्नैचिंग करके प्राप्त की थी। भीड़ भाड़ का टाइम है, करवा चौथ पे औरतें तैयार होके खड़ी होती गलियों में, ठीक है, चेन तोड़ ली बाइक पे धूम मचाता हुआ, ठीक है। तो वो चेन स्नैचिंग की चेन थी जो वो मेरे को ला ला के देता है, और वो फिर हमारे तो फ्री की है, और हम उसको बेचते हैं 1 लाख की, 1.5 लाख की, 2 लाख की। इससे बढ़िया मार्जिन का बिजनेस नहीं हो सकता। यही करना आगे बड़े होके, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो जो नवीन जी है उनको मैंने वो चेन दे दी। वो चेन जो है वो दिव्या की मम्मी की है, और उसमें एक खास पेंडेंट था जो उन्होंने स्पेशल ऑर्डर पे बनवाया था, और वो पूरा, ठीक है, यूनिक है, जिसको बड़ी आसानी से दिव्या आइडेंटिफाई कर सकती है। और जैसे दिव्या ने नवीन की बीवी के गले में देखा, बोले भाभी जी ये आपका तो नहीं है। कहां से मारा हुआ है? कहते नहीं, तुम्हारे भैया लेके आए थे। ठीक है, कहते नहीं नहीं, ये तो हमारी मम्मी का है। ठीक है, दोनों वहीं पे लड़ ली, ठीक है, और दिव्या ने 2 मारे खिंचा खिंचा के नवीन की वाइफ के, और वो चेन जो है उससे छीनने का प्रयास किया, लेकिन नहीं सफल हो पाई। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, आप पुलिस को लेके आई, और आपको टाइटल मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा? अगर आप साबित कर दो, मिल जाएगा। नवीन की बीवी कैसा महसूस कर रही है? करवा करवा, ठीक है। पकड़ के कुटेगी अब तेरे को। नवीन कैसा लगा? बुरा लगा। क्या अब आप मेरे से पैसे ले सकते हो गोल्ड चेन के? और जो बेचती हुई डैमेजेस भी ले सकते हो मेरे से? बहुत ले सकते हो आप, क्योंकि टाइटल गुड होना ही चाहिए सेलर का। ये कहने की जरूरत है या इंप्लाइड है? चोरी का माल थोड़ी बेचोगे आप। आपके पापा चोरी का सामान बेचते? राघव, सागर, आपके पापा? अच्छा, किसी के पापा चोरी का माल नहीं बेचते। तो इंप्लाइड है कि चोरी का माल बेचना है या लीगल माल बेचना है। लीगली इंटाइटल्ड हो जो आप सेल करने के लिए। ठीक, चलिए, आपने कहा कि ये माल जो है एक पर्टिकुलर ब्रांड का है। राघव के पापा बहुत फेमस किराना व्यापारी है, ग्रोसर है, वो बेचते हैं अलग अलग ब्रांड का माल। ठीक है, तो हम खरीदने गए तो हमने कहा पतंजलि शुद्ध गाय देसी घी चाहिए, 550 रुपये लीटर वाला, और ऐसे ऐसे हमें 100 डब्बे दे दो। उसके पापा ने वही दिया हमें जो पतंजलि का शुद्ध गाय का घी है। एक्चुअली में पैकेट पतंजलि का था, और अंदर माल तेल को घी में कन्वर्ट किया हुआ था, डालडा था। ठीक है, समझ गए? तो 50 रुपए वाली चीज कितने में बेचती? 550 में। और ऐसे हम 100 डब्बे ले आए। क्या अगर ये सब साबित हो जाए तो हम माल उल्टा दे सकते हैं? रेपुडिएट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? बिल्कुल। जब एक पर्टिकुलर ब्रांड का बोल के बेचा है आपने, तो वो ब्रांड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए बायर को? अगर उस ब्रांड के अंदर हेरा फेरी है तो क्या बायर गुड्स को लौटा सकता है आपको? ठीक है, किसी पर्टिकुलर ब्रांड का कह के कपड़ा बेच दे, जबकि वो लोकल ब्रांड का है और सारा घपला है, सारा फ्रॉड है, तो क्या आप वो कपड़ा वापस देके जा सकते हो? बिल्कुल। और सेलर को वापस लेना पड़ेगा। और अगर आपको कोई डैमेज भी हुई है तो वो डैमेज भी आप ले सकते हो। और आप कपड़ा रख के डैमेज लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। भी कपड़ा रख लिया आपने और भाव का डिफरेंस ले लिया। ठीक, भी हमने वो घी रख लिया 50 रुपये वाला, और 500 रुपये पर डब्बा हमने ले लिया उनसे वापस। ऐसा भी कर सकते हैं। तो टाइटल तो गुड होना चाहिए, और जो माल कहा जिस ब्रांड का, उसी ब्रांड का होना चाहिए। ये सेलर की ड्यूटी है या नहीं है? ड्यूटी है। और बायर का राइट है। जो सेलर की ड्यूटी है वो बायर के राइट्स हैं। समझ गए? दूसरी एज टू डिस्क्रिप्शन वाली है बेटा। एज टू डिस्क्रिप्शन में बड़ा फेमस केस है। ए ने बी को माल बेचा, एसी बेचा, एयर कंडीशनर,
और बोला कि ये फुल्ली कॉपर फास्टनड है, इसके अंदर सारी की सारी जो ठीक है ट्यूब्स वगैरह जो भी इसके अंदर डला हुआ है फुल्ली कॉपर है, 100% कॉपर, जबकि इसमें 30% कॉपर ही था, पार्टली कॉपर फास्टनड था वो, बाकी एल्यूमिनियम था। क्या बी एसी को रिटर्न कर सकता है? क्या ये इसेंशियल कंडीशन थी? जब हमने कह के खरीदा है कि भी हमें चाहिए फुल्ली कॉपर फास्टनड वेसल, तो वो फुल्ली कॉपर फास्टनड ही होना चाहिए, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन था भी, मान लो मैंने किसी दुकानदार से या अमेजोन से मैंने लैपटॉप खरीदा और मैंने एक स्पेसिफिकेशन बता दी उसको अमेजोन के ऊपर कि ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, इतनी जीबी रैम, इतना प्रोसेसर, ये उसने मेरे को दूसरे स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप भेज दिया, क्या मैं उसको लेने से मना कर सकता हूं? बिल्कुल मना कर सकता हूं। मैंने वॉशिंग मशीन मंगाई सैमसंग की, आ रही है मेरे पास एलजी की, मैं बिल्कुल मना कर सकता हूं। मैंने वॉशिंग मशीन मंगाई सैमसंग की, आ भी सैमसंग की रही है, लेकिन मशीन ना आकर फ्रिज आ रहा है, क्या मैं रिजेक्ट कर सकता हूं? जो मंगाया वही तो दोगे ना तुम। ये कहने की बात थोड़ी होती है, ये तो इंप्लाइड होती है, ये तो प्रिज्यूम्ड होती है। क्लियर है? चलिए, तो इसके अंदर बड़ी फेमस लाइन है, पढ़िए जरा। फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन, इफ यू सेल बाय डिस्क्रिप्शन के अंदर फर्स्ट पैराग्राफ की थर्ड लाइन, इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीज, आपने पीज बेचने का वादा किया है, तो क्या बायर को मजबूर कर सकते हो कि तू बीन्स ले ले? नहीं ना। आपने अमेजोन से मंगाया तो था दिया, और आ गया क्या? जूता। क्या सेलर आपको कह सकता है कि ले, ये दिया ही है, इसके अंदर जला ले बत्ती? ठीक है, नहीं ना। क्लियर? तो डिस्क्रिप्शन जो दिया गया है, सेलर वही गुड्स भेजे या कुछ और डिस्क्रिप्शन के भेज दे? अगर वो ना भेजे तो बायर उनको रिजेक्ट करने का पूरा पूरा अधिकार रखता है। ठीक है, चलिए। गुड्स का डिस्क्रिप्शन अलग अलग तरीकों से दिया जा सकता है, जैसे मैंने आपको लैपटॉप का एग्जांपल दिया, एसी का आप एग्जांपल ले सकते हो कि एसी के अंदर मुझे 3 स्टार चाहिए, 4 स्टार चाहिए, 5 स्टार चाहिए। आपने 5 स्टार मंगाया, अगले ने 3 स्टार दे दिया, क्या आप रिटर्न कर सकते हो? बिल्कुल। ठीक है, आपने जिस क्लास का मंगाया, जिस स्पेसिफिकेशन का मंगाया, जिन पार्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स का मंगाया, अगर वो नहीं आया तो यू इंजॉय द राइट टू रिटर्न द गुड्स बैक। और जो आने जाने का खर्चा है वो आपका लगेगा या उस नालायक सेलर का लगेगा? उस नालायक सेलर का लगेगा, हमारा क्यों लगेगा? ठीक है, चलो जी। थर्ड बेटा H2 सैंपल, मुश्किल है क्या चैप्टर? इट्स एन इजी चैप्टर, और ये कॉमन सेंस की सारी बातें हैं, प्रैक्टिकल है। H2 सैंपल देखिए, पहली शर्त क्या है? बल्क शेल कोरस्पॉन्ड विद सैंपल या शेल नॉट? ठीक है, बल्क जो है वो सैंपल जैसा ही होना चाहिए अगर गुड्स बेचे गए हैं बाय सैंपल। ठीक है, हाई क्वालिटी का सैंपल दिखाकर लो क्वालिटी का माल, वैसे तो क्वालिटी की कंडीशन नहीं होती, क्वालिटी की कोई परिभाषा नहीं होती, क्वालिटी एक सब्जेक्टिव टर्म है। ठीक है, समझ में आ गई बात? भी मान लो तुमने समोसा खरीदा किसी दुकान से और समोसा खा के बोले स्वाद नहीं था, पैसे नहीं दूंगा, ये कोई तरीका नहीं है, बायर हैव टू पे। ठीक है, लेकिन अगर सैंपल दिखाया गया था इतना बड़ा समोसा, और जब आपने ठीक है ऑर्डर लगाया तो प्लेट पे आया इतना सा, ठीक है, वो दूसरा समोसा जो आप चाय के साथ खाते हैं ना, वो छोटू, वो दे दिया उसने, ठीक है, तो आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे क्वालिटी की कंडीशन नहीं होती, बट सैंपल अगर दिखा के माल बेचा खरीदा गया है तो फिर बल्क सैंपल से मैच करे या ना करे, पक्का पक्का या मे भी पक्का पक्का मैच करे तो बायर के पास कोई अधिकार नहीं आएगा, वरना बायर के हाथ में चाबी आ जाएगी, वो मरोड़ेगा फिर तुम्हें पकड़ पकड़ के। ठीक है, चलो, बायर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दें गुड्स को इंस्पेक्ट करने की या ना दें? भी बल्क जो आया है बायर देखिएगा कि सैंपल से मैच हो रहा है नहीं हो रहा, फिर उतरवाएगा या पहले उसे गाड़ी ठोक दो दुकान में? ठीक है, पहले देखेगा। देखते हो तो अनाज का व्यापारी है, देखते हो नहीं देखते? किसानों का माल देखते हो ना? बोले सैंपल तो ऐसा था ताऊ, और एक्चुअल में तो तेरी बोरी में कुटला भरा पड़ा था ताऊ। ठीक है,
मैं तो नहीं लेता ताऊ। ठीक, तो वहां पर आप फॉल्ट पे हो, ताऊ फॉल्ट पे है? ताऊ फॉल्ट पे, सेलर वहां पे गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो बायर वहां पर गुड्स को लेने से मना कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? चलेंगे, देखिए दो टाइप के डिफेक्ट्स होते हैं गुड्स के अंदर। एक ऐसे डिफेक्ट जिसको मैं बोलूंगा पेटेंट, और एक ऐसे डिफेक्ट जिसको मैं बोलूंगा लेटेंट। पेटेंट डिफेक्ट्स वो होते हैं जो साफ साफ दिखाई दे जाए। पेटेंट डिफेक्ट्स वो होते हैं जो साफ साफ दिखाई दे जाए, जो बायर को अपनी आंखों से इंस्पेक्ट कर लेना चाहिए था। और लेटेंट वो होते हैं जो आप खूब अच्छे से इंस्पेक्ट कर लो, बहुत अच्छे से इंस्पेक्ट कर लो, तो भी ना दिखे। लेटेंट डिफेक्ट्स वो होते हैं। दोनों में से कौन सा हिडन होता है? लेटेंट। पेटेंट डिफेक्ट और लेटेंट डिफेक्ट कौन सा बायर को ढूंढ लेना चाहिए था? पेटेंट। बायर शुड हैव एग्जामिन्ड द गुड्स, इंस्पेक्टेड द गुड्स एंड डिटेक्टेड इट। बायर ने गुड्स को अच्छे से इंस्पेक्ट नहीं किया और इसलिए उसको पेटेंट डिफेक्ट जो आसानी से दिख सकता था वो दिखाई नहीं दिया। सेलर इज लायबल। वाई? क्यों? ठेका थोड़ी ले रखा है। गुड्स किसने खरीदा? बायर ने। हमने पकड़ के खरीदवाया उसे या उसने अपनी मर्जी से खरीदा? ठीक है, डिफेक्ट जो भी था दिया जड़ा हुआ था, दिख रहा था, देख लेता। बाद में उल्टा लेके आ गया बेशर्मों की तरह। ठीक है, कोई बात थोड़ी हुई। समझ में आ गई बात? पेन आप लेके गए, ठीक है, चला के देख के जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? आगे जाके चला नहीं, मैंने ठेका नहीं ले रखा, नहीं चला तो ठीक है, आगे जाके चला नहीं तो मेरी गलती नहीं है। गलती तुम्हारी क्यों है? क्योंकि डिफेक्ट पेटेंट था और तुमने एग्जामिनेशन नहीं किया। पेटेंट डिफेक्ट ऐसा है डिफेक्ट जो आसानी से दिख जाता, तो तुम देखना चाहिए था। तो सेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज द डिफेक्ट इन गुड्स? नो। कौन सा डिफेक्ट डिस्क्लोज करने के लिए मैं लायबल नहीं? पेटेंट। पेटेंट वो मैं दिखाऊं या तुम देखो? तुम देखो। लेटेंट डिफेक्ट तुम देखोगे तो भी नहीं दिखेगा, वो डिस्क्लोज करना मेरी ड्यूटी है। लेटेंट डिफेक्ट तुम देखोगे तो तुम्हें दिख जाएगा, वो डिटेक्ट नहीं कर पाओगे तुम, इसलिए उसको डिस्क्लोज करना मेरी ड्यूटी है। क्लियर? आपने अनार देखे और अनार का कवर देखते ही समझ में आ रहा है कि ये तो खराब है, फिर भी आपने खरीद लिए। थोड़ी देर में उल्टी लेके आ गया संयम, कहता मम्मी कह रही है अच्छे नहीं है। अरे तो तेरी मम्मी कह रही है अच्छे नहीं है तो तेरे को दिखता नहीं था? बोले मैं तो भोला हूं, मासूम हूं। फिर अब मैंने ठेका ले रखा है भोले मासूमों का, मैं व्यापारी हूं, मेरे को कुछ नहीं दिखता। मैं नहीं लूंगा वापिस। लेकिन अनार देखने में बिल्कुल स्वस्थ थे, मतलब देखने में ऐसे लग रहे थे वाह भी वाह, मजे आ जाएंगे अनार खा के, एक एक दाना ठीक है निकलेगा बढ़िया। और काट के देखा तो अंदर से बिल्कुल सड़ा हुआ। यहां पर आप गुड्स मुझे वापस देके जा सकते हो, क्योंकि यहां पर डिफेक्ट पेटेंट था या लेटेंट था? जो बायर ने डिस्क्लोज, बायर ने डिटेक्ट नहीं किया, तो बायर की गलती नहीं थी, क्योंकि बायर उसको चाह के भी नहीं कर सकता था। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलेंगे। बाहर से अच्छा अंदर से खराब, ये कौन सा डिफेक्ट हुआ? लेटेंट या पेटेंट? लेटेंट। यहां सेलर रिस्पॉन्सिबल है। यहां पर रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर अप्लाई नहीं होगा, यहां पर रूल ऑफ कैविएट एम्प्टर अप्लाई होगा। ठीक है, तो लेटेंट डिफेक्ट्स के अंदर सेलर वुड बी लायबल, तो इसका मतलब कैविएट एम्प्टर वहां पर अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है? यहां पे अप्लाई नहीं होगा कैविएट एम्प्टर, लेट द बायर बी वेयर। बेचारा बायर क्या बी वेयर होएगा? ठीक है, उसकी क्या गलती है? चलें आइए, बड़ा ही शानदार एग्जांपल है पेज नंबर 2.20 के बॉटम मोस्ट। ए कंपनी सोल्ड सर्टन शूज मेड ऑफ स्पेशल सोल। बहुत ही बढ़िया सोल के जूते हैं जी, ऐसे जूते देखे ही नहीं होंगे आपने कभी।
टू द फ्रेंच आर्मी। ठीक है, पता चला सोल तो था ही नहीं, कागज डाल रखा था। बोले चरचर की आवाज आ रही है ना, बढ़िया सोल है ये। वो चरचर की आवाज किसकी आ रही थी? कागज की आ रही थी। और वो ऐसे छिपा रखा था सोल कि दिखाई नहीं दे रहा था जब तक जूते को उधेड़ा ना आ जाए। तो क्या बायर से आप ये उम्मीद करते हो कि वो जूते को उधेड़ उधेड़ के देखे? ठीक है, तो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से ये डिफेक्ट डिटेक्टेबल नहीं था और सेलर चुप रहा, तो क्या ये फ्रॉड माना जाएगा? यस। हेल्ड द बायर वाज इंटाइटल्ड टू गेट द रिफंड ऑफ प्राइस प्लस डैमेजेज इफ एनी। ठीक, चले। तो पेटेंट डिफेक्ट्स के अंदर सेलर इंजॉय करेगा कैविएट एम्प्टर। तूने देखा क्यों नहीं दिख सकता था, लेकिन यहां पर वो नहीं इंजॉय कर पाएगा कैविएट एम्प्टर। तो कहां पर बायर की ड्यूटी है? पेटेंट डिफेक्ट्स में, डिटेक्टेबल डिफेक्ट्स के अंदर। और कहां पर सेलर की ड्यूटी है? लेटेंट डिफेक्ट्स के अंदर। तुमने मेरे से, ठीक है, कोई गुड़ खरीदा, फॉर एग्जाम्पल कि ये तुषार जो है मेरे से पिग खरीदने आया, सुअर बेचता हूं मैं, ठीक है, जंगली नहीं पालतू बेचता हूं, ऐसे मत कर, ठीक है, और उसके पास सुअर का बहुत बड़ा बाड़ा है, 1000 सुअर रखता है, वो सुअरों के बीच में रहता है। चलो, तो तुषार जी जो है वो मुझसे सुअर लेने आए। जो सुअर मैंने बेचा वो इन्फेक्टेड है, और वो ऐसा डिफेक्ट है जो पेटेंट है, मतलब दिख रहा है वो इन्फेक्टेड है, या उसको इंस्पेक्शन करना चाहिए था और इंस्पेक्शन करते ही पता चल जाता कि ये पिग तो ठीक नहीं है। अपने बाड़े में ले गया, सबको बीमार कर गया, सारा बाड़ा ही उजड़ गया। बताइए, आई एम लायबल फॉर दैट उजड़ना? I am not liable. Let the buyer beware. As far as patent defects, detectable defects are concerned. ठीक है, पिग वाला जो एग्जाम्पल है ना, एग्जाम के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से एक है, मॉड्यूल का एग्जाम्पल है, और बच्चे गलत करके आते हैं, कहते हैं देखो देखो बेचारे का सारा बाग उजाड़ दिया, सेलर इज लायबल। एग्जामिनर कहता 5 नंबर गए बेटा। चलो आगे आगे गेम खेलते हैं। तो देखो, पिग इन्फेक्टेड है, तो आप दोनों बात लिखाओ ना, क्यों आप चौधरी बनते हो? ना ये लिखो ना ये लिखो, एक्सक्लूसिवली दोनों लिख दो कि सर अगर वो डिफेक्ट डिटेक्टेबल था तो उस केस के अंदर बायर की गलती है, उसने डिफेक्ट को डिटेक्ट करना चाहिए था, एग्जामिनेशन करना चाहिए था, इंस्पेक्शन करना चाहिए था। ठीक है, उस केस में सेलर लायबल नहीं है। लेकिन अगर पिग इन्फेक्टेड था, ये बात सेलर को बतानी चाहिए थी और बायर के एग्जामिनेशन से वो डिस्क्लोज नहीं हो सकती थी, बायर के ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से वो पता नहीं लग सकती थी, तो उस केस में फिर सेलर लायबल होगा, जो भी लॉस बायर के लगेगा। दोनों बातें लिख के आओ। आपको पता चल रहा है क्वेश्चन पढ़ के कि भी वो जो डिफेक्ट है वो पेटेंट है या लेटेंट है? नहीं पता चल रहा, तो दोनों लिख के आओ ना, कि पेटेंट है तो सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, और लेटेंट है तो सेलर इज रिस्पॉन्सिबल। एक में कैविएट एम्प्टर लग रहा है, एक में नहीं लग रहा। जिसमें कैविएट एम्प्टर लग रहा है वहां पे बायर रिस्पॉन्सिबल है, जहां पे कैविएट एम्प्टर नहीं लग रहा वहां पर सेलर रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? आइए, अब मेरे से कोई डाउट नहीं लेगा, रिया डाउट नहीं लोगी आप इस टॉपिक के। आगे चलते हैं। सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। जब आप गुड्स को बेच रहे हो डिस्क्रिप्शन और सैंपल दोनों से, तो गुड्स मैच होना चाहिए किससे? दोनों से। जब आप गुड्स बेच रहे हो सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों से, तो दोनों से। मैंने कुछ और बोल दिया था क्या? हाँ, अच्छा, सैंपल से बोला था क्या? सैंपल से है तो सैंपल से मैच करना चाहिए, डिस्क्रिप्शन है तो डिस्क्रिप्शन से, और अगर दोनों को बोला गया तो दोनों से। देखो जी, सैंपल और डिस्क्रिप्शन दोनों बोला है। सैंपल तो दिखाया मस्टर्ड ऑयल का, डिस्क्रिप्शन लिखा सनफ्लावर ऑयल का या फिर बादाम के तेल का, सूरजमुखी के तेल, बादाम के तेल का। बोला कि बादाम का तेल लेना है, ठीक है, तो बायर बोला हाँ हाँ लेना है, दिखाओ जरा। तो मैंने क्या किया, बायर शिवम था, सरसों का तेल दिखा दिया उसको। कहता अच्छा इतना गाढ़ा बादाम का तेल? मैं कहा हाँ और क्या, ठीक है, और गाढ़ा चाहिए? कहते इतना गाढ़ा तो मैंने पहली बार बादाम का तेल देखा है।
वरना तो पानी जैसा आता है। मैं कहा हमारे यहाँ हाई क्वालिटी बादाम उगते हैं, स्पेशली कैलिफोर्निया से उगाते हैं हम। ठीक है, अब मैंने उसको ना दिखाया सैंपल किस चीज का, मस्टर्ड ऑयल का, लेकिन उसको कह क्या दिया कुछ और, बादाम का तेल या सनफ्लावर ऑयल कुछ और बोल दिया, और उसने मेरी बात पे भरोसा कर लिया। और फिर मैंने उसको ये बोलकर इसकी सप्लाई कर दी, जो सैंपल से तो मैच कर रहा है ऑब्वियसली, जो सैंपल से तो ऑब्वियसली मैच कर रहा है, बट डिस्क्रिप्शन से मैच। क्या बायर को जब बाद में बात पता चलेगी वो रिफंड कर सकता है, रिटर्न कर सकता है? बिल्कुल, दोनों से मैच होना चाहिए। फ्रॉड तो कर ही रहा था मैं उसके साथ, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट को वो अवॉइड कर सकता है। चलिए, उसके बाद बेटा कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस कि गुड्स बढ़िया क्वालिटी के होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। बढ़िया है ना? मैंने कहा बढ़िया है, बढ़िया थे नहीं तो तुम केस नहीं कर सकते मेरे ऊपर, क्योंकि बढ़िया की कोई परिभाषा है क्या? सारी क्लास लगा के बोले लो समझ में नहीं आया, इसकी कोई परिभाषा थोड़ी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो वहां पर कोर्ट आपका साथ थोड़ी दे देगी। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना कि क्वालिटी की कोई शर्त नहीं होती, क्वालिटी की कोई परिभाषा नहीं होती। ठीक, क्लियर है ना मेरी बात? लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में ऐसा हो सकता है। नॉर्मली क्वालिटी और फिटनेस पर कोर्ट बायर का साथ नहीं देगी। लेट द बायर बिवेयर का रूल लगाएगी, क्वालिटी की या फिटनेस की कोई परिभाषा नहीं होती, कोर्ट ये कहेगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस में ऐसा हो सकता है। ठीक, मान लो कि राघव जो है वो अपनी बीवी के लिए कपड़े खरीदने आया, बोला कि मैं उसको गिफ्ट करूंगा, तो मैंने उसको कपड़े दिखाए, ले गया जो भी इसको ले जाना था। ठीक है, और फिर वापस लाके बोला कि बीवी को पसंद नहीं आए। एम आई बाउंड टू टेक बैक द गुड्स? सिर्फ इतनी ही डिटेल्स क्वेश्चन में दी हुई है आपको। कोई गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे थोड़ी बेचे थे, तो उल्टे ला देगा। ठीक है, सेल होगी नक्की काम। बोले बीवी को पसंद नहीं आया, कहती है कि ये काले रंग का होना चाहिए था, तो लाल रंग की ले आया। क्वालिटी, कलर, मैंने कहा बीवी मेरी थी, आपकी थी, आप ही लेके गए पसंद करके, आपकी बीवी को पसंद नहीं आया, मैं क्या करूं? मैं क्यों गुड्स उल्टे लूं? क्या मेरी कोई ड्यूटी बनती है? बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, और बायर वहां पर लॉफुली गुड्स को रिटर्न बैक नहीं कर सकता। क्वालिटी, फिटनेस ये सेलर बताएगा, बायर को देखनी पड़ेगी। फिट लगे तो ले लो, ना लगे तो ना लो। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलिए देखिए जरा ध्यान से इस चीज को कि यहां पर नॉर्मली रूल लगता है कैविएट एम्प्टर का, और जैसे ही कैविएट एम्प्टर का रूल लग गया, सेलर हंसेगा और बायर रोएगा। रोए जा, मैं तो गुड्स उल्टे नहीं लूंगा। ठीक है, चले इसकी एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शनल केस वेयर क्वालिटी की कंडीशन होती है जहां पर बायर ने सेलर को अपना पर्पज बता दिया हो। बायर ने सेलर को अपना पर्पज बता दिया हो, बायर सिर्फ सेलर के ऊपर ही डिपेंडेंट हो। बायर ने अपना पर्पज बता दिया हो, बायर हैड मेड नॉन टू द सेलर द पर्पज ऑफ हिज परचेज and he relied upon the skill and the judgment of seller only and seller was having the necessary skills, और फिर उसने माल दिया वो फिट नहीं था, तो बायर रिजेक्ट कर सकता है। जैसे इसने मेरे से दवाई खरीदी, और एक ऐसी दवाई खरीदी जिसकी आम जनता को नॉलेज नहीं है। इसने मेरे से खांसी जुखाम की पैरासीटामोल खरीदी या कैंसर की दवाई खरीदी? कैंसर की, जिसकी आम जनता को नॉलेज नहीं होती, और मैंने वो दी, और वो कैंसर की जो दवाई बोल के दी वो फिट नहीं थी उस पार्टिकुलर पेशेंट के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ कैंसर स्टेज। गलत थी वो। क्या यहां पर डॉक्टर के खिलाफ केस हो सकता है? क्योंकि यहां पर हम ये उम्मीद करेंगे कि लेट द बायर बीवेयर, लेट द पेशेंट अवेयर, लेट द पेशेंट डिसाइड विच टाइप ऑफ मेडिसिन इज टू बी टेकन।
नहीं ना, ठीक है, समझ में आ गई बात। ऐसी आप एक केमिस्ट के पास गए और कहा मुझे हॉट वाटर बोतल चाहिए, और उससे मैं क्या करूंगा, गर्म पानी की सिकाई करूंगा, होती है ना हॉट वाटर बोतल, ठीक है, जिसको हम दबा के रखते हैं सर्दियों में पैरों के नीचे। तो वो हॉट वाटर बोतल खरीद के लाया, कैसी होनी चाहिए उसकी बॉडी कि हॉट वाटर डालने के बाद फट जाए या ना फटे, ना फटे। उसने कहा कि बताओ जी केमिस्ट जी, मैंने कहा ये ले जा, बढ़िया है। बोले फटेगी तो नहीं, इतना टेम्परेचर करके डालेंगे हम पानी। मैं कहा तू इससे 1000 गुना टेम्परेचर डाल ले, नहीं फटेगी, जा ऐश कर, चाइनीज माल है, ठीक है ले जा। उसके बाद क्या होता है, उसने वो हॉट वाटर उसमें डाला और सिकाई कर रहा था, सिकाई बढ़िया ही होगी, ठीक है, समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया सिकाई हुई। डॉक्टर के गया, खर्चा लगा 2.5-3 लाख का, तब जाके वो जो जला था शरीर वो ठीक हुआ, ठीक है। अब बताओ जी, बताओ कि बायर डैमेज ले सकता है नहीं ले सकता? ठीक है, बायर डैमेज तो लेगा ही अब यहाँ पे। अरे तूने घूंघट क्यों हटा लिया? चलो, तो बायर तो डैमेज लेगा ही लेगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि वो सेलर के ऊपर रिलाय कर रहा है, बायर को नॉलेज नहीं है, बायर ने सेलर को पर्पज बताया, सेलर स्किलफुल था, और सेलर की स्किल के बेसिस पे बायर ने सामान खरीदा। तो जो दवाइयां केमिस्ट से सामान खरीदते हो, वहां पर रूल ऑफ लेट द बायर बी वेयर लगेगा, या केमिस्ट विल बी लायबल, डॉक्टर विल बी लायबल, सेलर वुड बी लायबल, ठीक है, क्लियर है ना मेरी बात? तो ये एक्सेप्शनल केस जरूर याद रखना, ये बड़ा फेमस केस है, ये है प्रिस्ट वर्सेज लास्ट का। ठीक है, प्रिस्ट वर्सेज लास्ट का केस है, और यहां पर बायर ने अगर सेलर को क्या बता दिया हो अपना खरीदने का पर्पज, और बायर ने सेलर को क्या कहा हो, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो आपके ही भरोसे हूं, और बायर ने उस भरोसे को फिर क्या किया, तार तार किया, या सेलर ने तार तार किया? सेलर ने तार तार किया। तो सेलर वुड बी लायबल और नॉट लायबल। और क्या वहां पर हम कहेंगे कैविए टेम्पटर पता होना चाहिए था, कैंसर की दवाई कौन सी होती है पता होना चाहिए था, हॉट वाटर बोतल क्या होती है, नहीं, ठीक है, क्लियर है ना अभी, या और समझाऊं? क्लियर है, चलो जी। उसके बाद है ब्रांडेड गुड्स। कई लोगों को बड़ा शौक होता है ब्रांडेड गुड्स का। भाई साहब बोले कि मुझे हॉट वाटर बोतल चाहिए, मैं कहा ले ले, कहते मेरे को तो इस कंपनी की चाहिए। अगले ने मेरे को कहा हॉट वाटर बोतल चाहिए और इस कंपनी की चाहिए, मैंने उस कंपनी की दे दी, कल को वो फट गई, आई एम लायबल और नॉट? तूने मेरे को देख के लिया, मेरे ऊपर विश्वास किया, ब्रांड पे विश्वास किया, ले ले उस ब्रांड वाले से जो कुछ लेना है, मैं तो लायबल हूं नहीं, ठीक है। तो ब्रांडेड गुड मैंने बेचा बायर के कहने पर, मेरे कहने पे उसने नहीं खरीदा, बायर के कहने पे मैंने उसको ब्रांडेड गुड दिया, और उस गुड के अंदर कोई खराबी निकल गई, कोई प्रॉब्लम निकल गई, तो जो ट्रेडर है, जो दुकानदार है, वो लायबल नहीं है। आप उस ब्रांड ओनर को शू कर सकते हो, बट मुझे इंटरमीडियरी को बीच में शू नहीं कर सकते, क्योंकि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया या ब्रांड पे किया, ठीक है, क्लियर। तो जो ब्रांडेड शोरूम्स हैं, सैमसंग की फ्रिज आप ले रहे हो, खराब निकल गई, क्या वो दुकानदार लायबल होगा या सैमसंग कंपनी पर केस होगा? सैमसंग कंपनी पर केस होगा, वहां पर इंटरमीडियरी लायबल नहीं होगा, बिचौलिए जो दुकानदार है वो लायबल नहीं होंगे, क्योंकि वहां पर आप बिचौलिए दुकानदारों पे भरोसा ही, तो भरोसे को हमने तार तार कहां कर दिया जब भरोसा ही नहीं था, ठीक, क्लियर है मेरी बात? आइए, उसके बाद है जी गुड्स मर्चेंटेबल होने चाहिए। अगली कंडीशन है, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। मर्चेंटेबल का मतलब लेटेंट डिफेक्ट से फ्री होने चाहिए, फ्री फ्रॉम कैसे डिफेक्ट? हिडन डिफेक्ट्स, जो बायर ढूंढ पाए या ना ढूंढ पाए, ना ढूंढ पाए। काला कपड़ा, वो भी वेलवेट का, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, अरेबियन कंट्रीज में तो बड़ा फेमस है काला कपड़ा, और वो भी वेलवेट का। मेरे को याद है बचपन में हम एक
शॉप पे गए थे राजगुरु मार्केट में मम्मा के साथ, तो वो काले रंग का कपड़ा मेरी सिस्टर को बहुत पसंद आया, वेलवेट का। तो मेरी मदर क्या कर रही थी, उस कपड़े को ना बिल्कुल बारीक नज़र से अपने हाथ से ऐसे ऐसे देख रही थी। मैंने कहा क्या कर रहे हो, और कपड़ों को तो नहीं देखते? बोले काले कपड़े में ना प्रॉब्लम बहुत होती है बेटा, इसमें छेद होते हैं, दिखाई नहीं देते। मैं कहा दिखाई क्यों नहीं देते, छेद तो दिख ही जाएगा। बोले काले रंग का ही तो छेद, काला ही कपड़ा कहाँ से दिखेगा, और वो छेद काले कपड़े के अंदर ही जा रहा है। तो वो हाथ से ऐसे ऐसे देख रही थी, जहां पर भी उनका हाथ ब्राउन दिखा उनको कपड़े के अंदर से, ठीक है, तो वो उसको पता लगा रही थी। तो देखिए काले कपड़े में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसमें जो छेद होता है वो दिखाई नहीं देता, और उसमें छेद होता भी सबसे जल्दी है, क्योंकि वो कपड़े के कीड़े को बहुत पसंद होता है। वैसे भी वेलवेट का कपड़ा बहुत पसंद होता है कपड़े के कीड़े को, ठीक है, व्हाइट आंट बोलते हैं उसको। तो एक दुकानदार ने आपको काला कपड़ा बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा, और उस काले कपड़े में छेद ही छेद थे जो दिखाई नहीं दे रहे थे बाय ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन। छोटे छोटे छेद थे जो ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन हाथ से देखने में भी दिखाई नहीं दे रहे थे। और जैसे ही वो कपड़ा आगे उसने बेचा और कस्टमर ने पहना और फट गया, तो कस्टमर उसको वापस देने आ गया। यहां पर कस्टमर विल विन या विल नॉट विन? विल विन, क्योंकि यहां पर डिफेक्ट पेटेंट था या लेटेंट था? लेटेंट डिफेक्ट को बायर को डिटेक्ट करना चाहिए, सेलर को डिस्क्लोज करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है ये आपका पेज नंबर 21 के ऊपर। टॉपिक है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। A bought a black velvet cloth from C, found it to be damaged by white ants, ठीक है, held the condition as to merchantability was broken and the kapda can be refunded or not? Yes, it can be returned back. एग्जाम्पल नंबर 1, आपने एक गाड़ी खरीदी, गाड़ी को टेस्ट ड्राइव किया, सब सही था, ठीक है, और गाड़ी को आपने टेस्ट ड्राइव किया, सब कुछ सही था, सब बढ़िया था, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ आपका, 1 साल हो चुका गाड़ी लिए हुए, तब एयर बैग खुले नहीं, जिससे आपको गंभीर चोटें आई। क्या कंपनी लायबल है? क्या एयर बैग को मैं खोल के देखूं? क्या उसके लिए ट्रायल लूं, जब एक्सीडेंट करके देखूं मेरा? बताओ, ठीक है, कि बायर ने देखा क्यों नहीं एयर बैग खुलते नहीं, कैसे खोल लूं उनको? हैं, बिड़ाऊं? नहीं गाड़ी को। तो ये तो लेटेंट डिफेक्ट है, और यहां पर कार कंपनी विल बी लायबल, चाहे वो, ठीक है, 1 साल बाद 1.5 साल बाद भी निकल के आ रहा है, ठीक। चलिए उसके बाद बेटा कंडीशन एज टू होलसमनेस। होलसमनेस का मतलब होता है कि स्वास्थ्यवर्धक, ठीक। स्वास्थ्यवर्धक का मतलब जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए या स्वास्थ्य को डैमेज पहुंचाए, हाँ, अच्छा रखे, स्वास्थ्यवर्धक, बढ़ाने वाला। तो जो आप खाने पीने की वस्तुएं खरीदते हो वो मर्चेंटेबल तो होनी चाहिए बस, बट साथ में क्या होनी चाहिए? होलसम भी होनी चाहिए। इटेबल्स और प्रोविजंस पे लगता है ये रूल, ठीक। इटेबल और प्रोविजंस कैसे होने चाहिए? होलसम, ठीक। मान लीजिए कि आपने एक दूध की थैली खरीदी और वो इन्फेक्टेड था, आपने उसको पी लिया और आप स्वर्ग सिधार गए, नरक जहां पे भी आपके लिए जगह थी। आपकी बीवी जो है वो क्लेम मांग रही है दूध वाली कंपनी से, क्या आपकी बीवी सफल होगी? आपकी डेथ के बाद आपकी बीवी सफल होगी, ठीक है, क्लेम हासिल करने में, क्लेम हासिल करने में, ठीक है, क्लेम हासिल करने में, ठीक है। चले आगे। तो आपकी बीवी बिल्कुल सफल होगी क्लेम हासिल करने में। क्यों? क्योंकि मिल्क इन्फेक्टेड होना चाहिए या फिर इन्फेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कोई सुअर थोड़ी है जो बाड़े में रखना था, वो तो दूध था, पीना था, तो इसलिए वो होलसम होना ही होना चाहिए, ठीक है। वहां पे हम बायर के ऊपर शर्त नहीं लगा सकते कि तेरे को दूध देखना चाहिए था, ठीक। क्लियर है मेरी बात? तो इटेबल्स होलसम होने चाहिए। यहां पर आपकी बीवी जो डैमेज लेगी वो डिपेंड करेगी आपकी आईटीआर के ऊपर। आईटीआर बोले तो इनकम टैक्स रिटर्न। मान लो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते थे
और आप इनकम टैक्स रिटर्न में सालाना इनकम दिखाते थे अपनी 40 लाख रुपए, और एक आप आईटीआर फाइल करते थे सालाना इनकम 4 लाख रुपए दिखाते थे, एक आप आईटीआर ही फाइल नहीं करते थे, कहां पे डैमेज ज्यादा मिलेगा? 40 लाख वाले, क्योंकि अर्निंग मेंबर खो दिया, वहां पे हमेशा डैमेज ज्यादा मिलता है। ठीक है, और अर्निंग मेंबर जो है वो अगर इतने साल जीता तो इतना कमाता, ठीक है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर कोर्ट क्लेम डिसाइड करेगी। जैसे रोड एक्सीडेंट हो जाता है, रोड एक्सीडेंट में हिमांशी मारी गई, ठीक है, नरक वालों ने भी जगह नहीं दी, वापिस आने की कोशिश करी, भूतनी बन के पेट पे लटक रही है, हमें क्या मतलब उस चीजों से, फालतू की बातें हैं। रोड एक्सीडेंट में मारी गई, अब इसके घर वाले क्लेम मांग रहे हैं जिसने उसको मारा था, इसकी इनकम ही नहीं, कुछ वैल्यू ही नहीं, कोई इकोनॉमिक वैल्यू, शून्य इकोनॉमिक वैल्यू। तो बेटा जो 2 लाख रुपए मिलते हैं ना आवारा लोगों को मरने पर, वही आपके घर वालों को मिलेंगे। आप आईटीआर भरते हो, अर्निंग मेंबर हो, और अभी 20 ही साल के थे तो अभी 40 साल और कमाते, हर साल इतना इतना कमाते, उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकलेगी, फिर जाके क्लेम सेटल होगा। तो कहां पर एक्सीडेंट करने वाला बहुत बुरी तरह फंसेगा, जहां पे उसने किसको मार दिया, आईटीआर भरने वाले को या आईटीआर ना भरने वाले को? आईटीआर भरने वाले को। तो आईटीआर भरनी चाहिए नहीं भरनी चाहिए? भरनी चाहिए। भारतीयों को समझाए कौन लेकिन ये बात, चलें सीए। उसके बाद आते हैं बेटा इंप्लाइड वारंटी के ऊपर। इंप्लाइड वारंटी 4 है आपकी। पहली, एक बार आपको गुड्स मिल गए तो फिर वो आपको मिल ही गए क्या? सेलर उनको बार बार आपसे छीन नहीं सकता। क्या आप इंजॉय करते हो राइट ऑफ क्वाइट पोजेशन? ठीक है, शांत पोजेशन। ऐसा था कि आपने मेरे से कपड़े खरीदे, क्या करता हूं मैं, थोड़े थोड़े दिन में उल्टे ले जाता हूं, मैं देना एक बार और ये कहता है क्यों? मैंने कहा क्यों क्या, डंडे मारूंगा, पुलिस ले आऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ले जाता हूं इससे। फिर 2-4 ग्राहकों को कहता हूं ले किराए पे ले जा, शादी में पहन के उल्टे दे दियो, फिर इसको दे देता हूं। क्या इस तरीके से मैं कर रहा हूं तो ये मेरे से डैमेज ले सकता है? क्वाइट पोजेशन इसका राइट है, बट ये सिर्फ डैमेज ले सकता है, गुड्स को रिटर्न नहीं कर सकता, ये याद रखना। ये वारंटी है, कंडीशन नहीं है। क्लियर? तो पहली वारंटी है बेटा, वारंटी एज टू डिस्टर्ब करें पोजेशन या अनडिस्टर्ब पोजेशन? अनडिस्टर्ब पोजेशन। ठीक, आप मान लीजिए कोई टीवी खरीद लाए, 10 दिन चलता है फिर खराब हो जाता है, फिर आप मैकेनिक बुलाते हो, फ्री में ठीक कर जाता है, फिर 10 दिन चलता है फिर खराब हो जाता है, फिर 10 दिन चलता है फिर खराब हो जाता है, ऐसे पूरा साल निकल गया। क्या आप कंपनी पर केस ठोक सकते हो? कंपनी कह रही है जी हमने जितनी बार खराब हुआ उतनी बार रिपेयर किया है, 50 बार रिपेयर कर दिया हमने। कोर्ट कहेगी यही तो गलत बात है ना कि 50 बार रिपेयर करना पड़ा, ऐसा प्रोडक्ट बनाते क्यों? और यहां पर बेचारा एंजॉय कर पाया? बताओ, अगले एपिसोड में तो तुलसी को मरना था, वो तो रह ही गया वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस का मतलब होता है गिरवी रखना, किसी और का हक होना। आप जो गुड्स खरीद रहे हो वो किसी और के पास गिरवी रखे हो जो मैं आपको बेच रहा हूं, या गिरवी फ्री हो? इनकम्बर्ड होने चाहिए या अनइनकम्बर्ड? अनइनकम्बर्ड, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, फ्री फ्रॉम चार्ज, फ्री फ्रॉम प्लेज। ठीक, मैंने आपको गुड्स बेचे, मैंने आपको अपनी कार बेची, और वो कार एक्चुअली में मैंने गिरवी रखी हुई है किसी बैंक के पास, और वो कार आपको बेच दी, क्या बोल के कि ये गिरवी नहीं रखी हुई। क्या गलत किया मैंने आपके साथ? क्या आप अब उस कार के जो गिरवी छुड़ाने के लिए बैंक को रुपए दोगे वो मुझसे क्लेम कर सकते हो? क्लियर है? या तो आप मुझको शू कर सकते हो कि मैं पे करूंगा बैंक का लोन, या आप लोन पे करके मुझसे पैसा ब्याज समेत वापस, क्योंकि गुड्स जो भी मैं बेच रहा हूं, कहने की जरूरत है या इंप्लाइड है कि वो गिरवी फ्री होने चाहिए? इंप्लाइड है, गिरवी फ्री होने चाहिए। और अगर गिरवी फ्री नहीं है तो आप उन गुड्स को तो लौटा नहीं सकते, बट उनको गिरवी फ्री कराने के लिए जो भी खर्चा पानी लगेगा वो आप सेलर से कवर कर सकते। क्लियर है? समझ में आ गया जी? तभी तो गर्दन ही लग रहे हैं, मजे आए। चलो, इंप्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस। वैसे तो देखो क्वालिटी और फिटनेस की कोई कंडीशन, कोई वारंटी नहीं होती, लेकिन कई बार यूसेज ऑफ ट्रेड या फिर इंप्लाइड डीलिंग्स बिटवीन द पार्टीज टाइप की हो सकती है, जहां पर उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर ट्रेड में सेलर के लिए जरूरी हो जाए
कि वो बायर को ऐसे गुड दे जो बायर को फिट हो, सेलर की ड्यूटी हो जाए। ऐसा नॉर्मली होता है, एक्सेप्शनली होता है? एक्सेप्शनली हो सकता है। वैसे तो फिट है या नहीं है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? शर्ट पहन के देखी, बोला फिट है, फिट है। थोड़ी देर में उल्टा आ गया, बोले ये फिट नहीं है। ये कोई तरीका नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम। डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। डेंजरस नेचर ऑफ गुड है, बताऊं या ना बताऊं? जैसे कि ये पारुल मेरे से बीड़ी खरीदने आई, तो बताऊं क्या कि ये सेहत के लिए हानिकारक है? हाँ हाँ, नालायक, कैंसर हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बताना पड़ेगा। वो फिर मेरी ड्यूटी नहीं है, ठीक है? समझ में आ गई बात? ऐसे ही डेंजरस केमिकल खरीदने आई, कौन? राघव की बीवी, ठीक है? तो मैंने कहा बेटा इसको ना बच्चों से और बड़े बच्चों से दूर रखना, जो बिना देखे कुछ भी उठा के पी जाते हैं। बोले जी मेरा पति ऐसा ही है, हर चीज में उसको बस शराब ही दिखती है, उठा के पी जाता है। तो मैंने कहा देख, बोतल के ऊपर लिख दिया मैंने उसके ऊपर रैपर लगा दिया कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, पीने के लिए नहीं है, ये सिर्फ कपड़े धोने के लिए है। उसके बाद भी राघव उठा के पी गया। आई लायबल? बस डिस्क्लोज कर दिया, मैं क्यों लायबल? मर्द मेरा क्या लगता है? चले, कैवियर टेम्पटर क्या कहता है? लेट द बायर बी वेयर, लेट द सेलर बी वेयर। बायर के पक्ष में है या विपक्ष में है? विपक्ष में, अगेंस्ट है। और ये सारा जो इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी पढ़ी है ना आपने, ये सारी बायर के पक्ष में है। तो आपसे पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय कैवियर टेम्पटर एंड राइट डाउन इट्स एक्सेप्शन। कैवियर टेम्पटर का मीनिंग बता देना और एक्सेप्शन में ये सारा लिख देना। यूनिट मेरी कंप्लीट होती है, ठीक है? क्योंकि लास्ट टॉपिक है कैवियर टेम्पटर और उसकी एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस सारी यही है जो हमने डिस्कस की है। फिर भी मैं कैवियर टेम्पटर को थोड़ा सा पढ़ रहा हूं। कैवियर टेम्पटर का मतलब होता है जागो। कौन जागो? ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ठीक है? इन केस ऑफ सेल ऑफ गुड्स, डॉक्ट्राइन कैवियर टेम्पटर मीन्स लेट द बायर बीवेयर। When the seller display their goods in open market, it is for the buyer to make a proper selection. It is for the buyer to make a proper selection or choice. If the goods turn out to be defective, buyer cannot hold the seller responsible. Goods देख के खरीद के लेके जाओ, कल को खराब निकल गए कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसा जमाना है? चाइनीज जमाना है। ताला लेगी, बोली बड़ा सोना है, लगाया लगाते ही टूट गया। और मैंने पहले ही कह दिया था कि बिका हुआ माल वापिस नहीं होगा, ठीक है? और आपने ताला देखा था, अच्छे से देखा था, और जो डिफेक्ट था वो पेटेंट था, बट आपने ध्यान नहीं दिया। तब तो सहेलियों के साथ मस्ती में हो रही थी, पागलों की तरह सामान खरीद लेगी। अब घर जाके देख रही है वो डिफेक्ट, तो उस केस में दुकानदार लायबल नहीं है। क्लियर है? चलो, सेलर इज नॉट बाउंड टू डिस्क्लोज द पेटेंट डिफेक्ट या लेटेंट डिफेक्ट या बोथ डिफेक्ट? पेटेंट डिफेक्ट्स जो बायर को खुद देखने चाहिए, जो बायर ऑर्डिनरी एग्जामिनेशन से डिटेक्ट कर सकता था। इट इज ड्यूटी ऑफ बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ बिफोर बाइंग द गुड्स कि दैट द गुड्स विल सर्व हिज पर्पज, ठीक? इफ द गुड्स टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव और डू नॉट सर्व हिज पर्पज और इफ ही डिपेंड ऑन हिज ओन स्किल rather than on seller, then the buyer cannot hold the seller responsible. बट ये एक्सेप्शनल केस है जहां पर बायर सेलर को रिस्पॉन्सिबल कर सकता है, सारी इंप्लाइड कंडीशन और सारी इंप्लाइड वारंटीज, ठीक है? तो ये आपकी यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होती है। इसको अच्छे से करना है और मॉड्यूल से ही करना है इसको। जो आपके नोट्स हैं उससे इसकी थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उससे सीधे प्रैक्टिकल क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स कर लेना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी मॉड्यूल ही स्टडी करना है आपको, उसके लिए आपको नोट्स की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नोट्स में ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, वो वहां से पढ़ लो आप, और मॉड्यूल से कर रखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी लॉ आपका मॉड्यूल में बहुत अच्छा दिया हुआ है, ठीक है? और वो आपकी नोटबुक भी बनी हुई है, आप नोटबुक भी पेपर में कर जाओगे, दैट इज मोर देन इनफ, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है?
तो इस तरीके से आपको अपने बिजनेस लॉ को कवर करना है, और कोई दिक्कत आए, ठीक है, किसी भी प्रकार की, तो आप उसको डिस्कस कर लेना। गुड बाय।